मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार मित्रों, आज रंग पंचमी है और लोग इस दिन प्रेम में दूसरों को रंगने के लिए खूब रंग खेलते हैं। हम लोग जो राष्ट्रभक्त हैं उनको तो लगता है कि सारा देश राष्ट्र के ही रंग में, राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग जाए, वही एक धुन दिन रात सवार रहती। तो जब भी कोई रंग डालने की, रंग में दूसरे को भिगोने की भी सूझती है तो एक ही रंग सूझता है, राष्ट्रभक्ति का रंग। तो अभी आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने एक अद्वितीय पुस्तक तैयार की है, शोध ग्रंथ है उनका, धर्मपाल शोधपीठ के लिए। वो यूरोप और भारत के विगत 200 वर्षों के संबंधों पर है। कृपा पूर्वक उन्होंने मुझे उसे पढ़ने को दिया तो मैंने देखा। मैं बहुत कम आयु से, क्योंकि समाजवादी आंदोलन के संपर्क में था, इसलिए सारे ही यूरोपीय विचार और यूरोपीय इतिहास और यूरोप इतिहास से संबंधित अंग्रेजी की अधिकतम पुस्तकें जो सुलभ हो वो सब पढ़ता रहा हूँ और अपने आप को यूरोप का अन्य लोग भी मानते रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हमारे कई व्याख्यान होते थे तो वहाँ हिंदी साहित्यकारों, लेखकों में सबसे बात यही होती थी कि यूरोप के जो आधुनिक विचार हैं और आधुनिक राजनीति है, दोनों के जानकार हैं। लेकिन केडिया जी की उस पुस्तक को पलटाते हुए विगत 200 वर्षों में भारत और यूरोप के जो संबंध रहे हैं उस पर जो उन्होंने अद्भुत तथ्य दिए हैं, उससे तो मैं स्वयं चकित हो गया कि इसको इस तरह से तो देखा ही नहीं। और जो सारा किस्सा रचा गया है कि 200 वर्षों की गुलामी, उसको लेकर तो बहुत ही तीव्र क्रोध जो पहले से ही मुझ में है वो और ज्यादा बढ़ गया। पहले युवावस्था के आरंभ में तो हम लोग देशभक्ति से भरपूर थे, लेकिन जिन लोगों को पढ़ते थे वो सब यही बताते थे। ये तो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने पहली बार जब प्रश्न करने शुरू हुए कि भाई किसका गुलाम था भारत, कब गुलाम था, तब धीरे धीरे ध्यान गया। तथ्य तो मैंने पढ़ रखे थे, फिर ध्यान गया कि ये तो झूठ का पूरा ठाट रचा गया है और ऐसी ग्लानि पैदा कर दी गई है आधुनिक शिक्षित युवकों युवतियों के मन में कि वो बेचारे इसी में रहते हैं, हाय हाय हम बहुत गुलाम रहे, अब कैसे इस गुलामी से, अब उस किस कमजोरी से गुलाम रहे, उस कमजोरी को कैसे दूर करें। फिर कोई भी कार्टून चला आता है वो बताता है फलानी कमी से तुम गुलाम रहे, ढिकानी कमी से तुम गुलाम रहे, तुम छुआछूत से गुलाम रहे, तुम जाति प्रथा से गुलाम रहे, तुम असंगठित रह के गुलाम रहे, और कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं। और बेचारे जो भले देशभक्त युवक और युवती हैं वो सचमुच इसी फेर में पड़ जाते हैं, अच्छा इससे गुलाम रहे तो इसको खत्म करते हैं, जाति प्रथा को खत्म करते हैं, नया संगठन बनाते हैं, हिंदू आज तक कभी संगठित नहीं थे, वगैरह वगैरह। ऊपर से इधर के जो आंकड़े चले हैं, आंकड़ों का उपयोग भी प्रोपेगेंडा के लिए होता है। तो क्योंकि यूरोप के जिन लोगों ने ट्रांसफर ऑफ पावर अपने चेलों को किया भारत में, वो तो कभी चाहते ही नहीं थे कि भारत के लोगों में आत्मगौरव और आत्मविश्वास आए। तो इसलिए एक नया पैंतरा उन्होंने ये किया है कि किसी भी छोटे से देश, यूरोप के किसी छोटे देश का ले लेंगे, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जो बहुत छोटे देश हैं भारत की तुलना में, स्पेन है, पुर्तगाल है, हॉलैंड है, फिर और छोटे हैं, छोटे छोटे और भी देश हैं, उसमें कहेंगे कि वहां कुल इतने ही बीमार हैं अमुक रोग के, टीबी के, फलाने के, किसी भी रोग के, और भारत में देखो कितनी बड़ी संख्या है, वहां तो इतने ही अंधे, इतने ही आंखों के रोगी हैं, यहाँ देखो कितना है, वहां तो इतने अमुक रोग के रोगी हैं, भारत में कितना। मतलब बिना किसी अनुपात के ज्ञान के सब चल रहा है। तो मुझे देखे उनको हम पहले आधारभूत तथ्य बताएं यूरोप के विषय में। तो यूरोप के विषय में आधारभूत तथ्य तो हम लोगों को जानना चाहिए, ये मुझे आवश्यक लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी नई पीढ़ी के जो जिज्ञासु युवक हैं उनको बताएं कि भाई यूरोप को जाने तभी आप देश की वर्तमान स्थिति को जान सकेंगे।
क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि देश को इस समय 1947 के बाद जो यूरोपियन क्रिश्चियन स्टेट की नकल में यहाँ स्टेट लादा गया है, स्टेट बनाया गया है, रचा गया है, वो राज्य देश को नियंत्रित करता है और राज्य की वो संरचना, राज्य का वो स्वरूप स्वयं यूरोपीय मानकों से, यूरोपीय स्टैंडर्ड से नियंत्रित है। यानी यूरो क्रिश्चियन मेंटेलिटी, यूरो क्रिश्चियन नॉर्म्स, यूरो क्रिश्चियन स्केल, यूरो क्रिश्चियन प्रारूप, यूरो क्रिश्चियन आइडिया सबसे संचालित है भारत का राज्य। और हिंदू समाज को विशेषकर पूरी तरह नियंत्रित करता है ये राज्य, मॉडर्न स्टेट। और इसके प्रति श्रद्धा पैदा करने के लिए राष्ट्रभक्ति के नाम से, राष्ट्रवाद आदि के नाम से कुछ ऐसा भाव पैदा किया गया है कि जैसा भी ये राज्य है इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस इसके प्रति श्रद्धा प्रेम, यही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ईश्वर की भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, संसार के विषय में ज्ञान की साधना नहीं, आत्मा के विषय में, आत्म के विषय में, स्व के विषय में, अपने समाज के विषय में, शास्त्रों के विषय में, समाज की अलग अलग इकाइयों के विषय में, संरचना के विषय में, धन के विषय में, रोजगार के विषय में, शिल्प के विषय में, वित्त के विषय में, प्रबंधन के विषय में, न्याय के विषय में, व्यवहार के विषय में, किसी विषय में मत जानो। वो तो सब जो स्टेट कर रहा है, स्टेट के ऑफिशियल्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बस इनके प्रति श्रद्धा रखो कि ये एकदम अच्छा हो जाए। ये तो ऐसे ही है जैसे कि कहो कि ये नीम का पेड़ बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ आंगन में उगा है, बड़े काम का है, अब इसी से सब आशा रखो कि ये आम का भी स्वाद दे देगा, अमरूद का भी स्वाद दे देगा, अंगूर का भी दे देगा, सेव का भी दे देगा। नीम के पेड़ की रक्षा करो सब प्रकार से। नीम का पेड़ बहुत उपयोगी है, लेकिन आम खाना है तो उसके लिए आम के पेड़ भी लगाने होंगे, अंगूर खाना है तो अंगूर की लताएं भी लगानी होंगी, सभी कुछ करना होगा। तो ज्ञान तो आवश्यक है, लेकिन अब ऐसा कुछ चलता है कि ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, ज्ञान केवल प्रैक्टिकल चीजों का जानो कि आप जिस चीज, जिस हुनर में हो, उस हुनर आदि के बारे में भी सरकारों ने खाके बना दिए हैं, उन्हीं में से किसी एक हुनर को चुनो, किसी एक स्किल को चुनो, कह दो कि यही इस युग का हुनर है, और अब तो और सब पुराने बेकार हैं, और फिर उसी हुनर में दक्षता प्राप्त करो। लेकिन सचमुच भारत क्या है और यूरोप क्या है, अभी की जो संस्थाएं हैं वो किन विचारों से बनी हैं, इनके विषय में कुछ मत जानो, ये चल रहा है। तो ऐसा क्यों चल रहा है, इस पर कई श्रृंखलाओं में हम बात करेंगे। प्रारंभ कर रहे हैं यूरोप के विषय में आधारभूत तथ्य तो जाने। यूरोप के बारे में हमें क्या जानना चाहिए और जानने योग्य तथ्य क्या हैं, इनमें से कुछ की चर्चा करेंगे। और उसका कारण यही है कि ये जो राष्ट्र का राज्य है हमारा अभी, ये यूरोपीय ढांचे वाला है, और ये राज्य ही संपूर्ण, विशेषकर संपूर्ण हिंदू समाज के जीवन के सब कुछ को, शिक्षा को, संस्कृति को, धर्म को, उत्सव को, मेले को, त्योहार को, जीवन की शैली को, शिल्प को, हुनर को, खेती को, व्यवसाय को, सबको स्टेट कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। और ये स्टेट स्वयं यूरोपीय प्रतिमानों, विचारों, मानदंडों आदि से नियंत्रित है। तो यूरोप के विषय में जान लो, फिर जो इच्छा है, जो उचित लगे, यथेच्छा तथा कुरु, जो सही लगे वो जानिए। तो यूरोप के विषय में मूलभूत तथ्यों के बारे में बताने की ये श्रृंखला हम चला रहे हैं। ये आपको धर्म मीमांसा के लोगों के लिए ये बड़ी काम की चीज है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसे ध्यान से सुने, है ना। तो पहली बात यह है कि ये जानना चाहिए कि ये जो बताया जाता है कि अचानक यूरोप के लोगों ने भारत को खोजा, आधारभूत झूठ वही है। हजारों वर्षों से यूरोप से भारत का बहुत घनिष्ठ परिचय और संबंध रहा है, लेकिन मध्ययुगीन ईसाइयत के प्रभाव से यूरोप के संपन्न लोगों को भी भारत और अमेरिका के विषय में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं था, केवल किस्से और कल्पनाएं ही थीं। इसीलिए उन्हें कुछ पता नहीं था संसार के बारे में। और अब तो शिक्षा और संचार माध्यम के द्वारा आप जान सकते हैं, लेकिन जिज्ञासा हो तब। लेकिन अभी भी शिक्षित भारतीयों का बहुलांश यूरोप के विषय में केवल किस्सों और कल्पनाओं में लीन, उन्हीं में जीता है। उदाहरण के लिए बहुत से शिक्षित लोग मिल जाएंगे जो समझेंगे कि जिसे हम यूरोप कहते हैं वो हजारों वर्षों से उसको यूरोप कहा जाता था, है ना। और उस यूरोपीय क्षेत्र में कम से कम 2000 वर्षों से क्रिश्चियनिटी है, ज्यादातर आपको मिलेंगे यही जानने वाले। इसके बाद
बहुत से लोग मुझे पढ़े लिखे ही नए कम आयु वाले या कम शिक्षा प्राप्त लोग ये मानते हैं कि यूरोप में सदा से रेल था, बिजली थी, विज्ञान में उन्नति। यूरोप तो 2000 साल से वहां रेलें हैं, 2000 साल से वहां बिजली है, 2000 साल से वहां वो सब है जो इन दिनों भारत में। लेकिन इसका अर्थ है कि अगर हम ऐसे ही रहे तो हम वही हो जाएंगे जो 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप के लोग थे। 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप के लोग कैसे थे? 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप के लोग सचमुच इस हास्यास्पद कल्पना पर विश्वास करते थे कि उन्होंने कोई नई दुनिया खोज ली है। इस दुनिया के विषय में दुनिया में कोई नहीं जानता था, इसलिए उनके यहाँ सब चला डिस्कवरी डिस्कवरी डिस्कवरी। और उनकी शिक्षा से प्रभावित भारत में भी कुछ नेता हुए। एक एक नेता हुआ जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी लिख मारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत को पहले कोई नहीं जानता था, मैं जवाहरलाल नेहरू भारत को डिस्कवर कर रहा हूँ, भारत की डिस्कवरी कर रहा हूँ। अब ये तो वो जानते थे कि भारत को लोग समझते हैं, लेकिन उसका उनका विशेष अभिप्राय ये था कि जैसा मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल साइंटिफिक, प्रामाणिक, सही सही भारत को, ऐसा कोई इसके पहले नहीं समझता था। और इसकी स्थिति ये थी कि स्वयं जो उनके गुरु थे गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, उनसे भी उन्होंने कहा कि अरे बापू, आप तो प्राचीन भारत के विषय में अज्ञानपूर्ण और गलत धारणाएं रखते हैं। आपकी धारणाओं को न तो कभी मैंने स्वीकार किया, ना ही कभी कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया, तो इसलिए भारत के विषय में ज्ञान तो मैं जानता हूं, तो इसीलिए मैं डिस्कवरी करूंगा। इसी प्रकार यूरोप के जो संपन्न लोग थे वो जवाहरलाल नेहरू की ही तरह थे उस समय, 15वीं-16वीं शताब्दी तक। और जब 17वीं-18वीं शताब्दी में जगह जगह उन्होंने अलग अलग हिस्से में गए तो उन्होंने कहा कि संसार के इस हिस्से को पहली बार हमने खोजा है। डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ अफ्रीका, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अमुक अमेरिका, अमेरिका जो भी है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब डिस्कवरी। अब यद्यपि बाइबिल में इंडी शब्द का उल्लेख है, तो वो तो उससे बस वो इतना जानते थे कोई इंडी है, लेकिन वो पता नहीं किसी अज्ञात काल में जाने कब है, तो जहां पहुंचते उसी को इंडी कह देते। तो भटकते भटकते तरह तरह से समुद्र के किनारे किनारे चलते चलते अपनी छोटी छोटी डोंगी में जहां पहुंचते, कई लोग तो रास्ते में ही मर गए, क्योंकि यूरोप में उनके अपने समाज में बहुत अत्याचार था, भूखों मरना पड़ता था, पादरी लोग भीषण अत्याचार करते थे। तो जो हट्टे कट्टे थे जिनमें दम था वो डोंगी लिए और चल पड़े। तो भाई सुनते थे कहीं दूसरी जगह था, नहीं यहाँ तो बड़ा अत्याचार है, तो इंडिया की खोज में चले। तो कोलंबस भटकता भटकता पहुंचा, और जहां पहुंचा अमेरिका, जो बाद में पता चला कि अमेरिका है, उसी को इंडी इंडी कहने लगा। जो लोग वहां मिले उनको इंडियन कहने लगा। इसी तरह विश्व के विषय में उनको पहली बार 17वीं-18वीं शताब्दी में ज्ञान हुआ। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने जो पुरानी पुस्तकें थी उन सबको ये कह के जला दिया कि जो बाइबिल में है वही अगर इन पुस्तकों में है तो इनकी आवश्यकता क्या है, और जो बाइबिल में नहीं है वो अगर इनमें है तो ये तो हिडन है ना, सिंफुल है, पाप है। तो जला दिया, बड़े बड़े पुस्तकालय यूरोप में जलाए गए। लेकिन इसलिए फिर वो डिस्कवरी कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि यूरोप से भारत का संबंध हजारों वर्ष पुराना है। अब यूरोप शब्द के विषय में आगे बताएंगे, लेकिन जिन्हें अभी इन दिनों यूरोप कहा जाता है उसके कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें इटली कहते हैं, रोम जिसका हिस्सा है, और जिसे हेला या एल गणराज्य या ग्रीस कहते हैं। इटली और ग्रीस तो भारत से अत्यंत घनिष्ठ संबंध से जुड़े रहे हैं, क्योंकि ये जो हेला है, एल गणराज्य है, ग्रीस है, ये तो यवन प्रांत के रूप में भारत के उत्तरापथ का एक अंग रहा है। महाभारत में इसका उल्लेख है, प्राचीन बहुत से शास्त्रों में, ग्रंथों में। तो यवन प्रांत तो भारत का ही अंग रहा है ना। और जिसे मुख्य यूरोप कहा जाता है, विशेषकर उत्तरी यूरोप, उसके भी क्षेत्रों से भारत के राजा, सैनिक और व्यापारी हजारों वर्षों से भली भांति परिचित थे। स्वयं थल मार्ग से भी भारत से ईरान और तुर्की होते हुए ग्रीस, रोमानिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का मार्ग जाता था, जिससे भारत के व्यापारी और सैनिक और शासक राजा सभी जाते थे, अभियान करते थे। और दूसरा, ऑस्ट्रिया से फ्रांस होते हुए स्पेन और पुर्तगाल तक जाने का मार्ग भी हजारों वर्षों से खुला हुआ था, जुड़ा हुआ था, इसके प्रमाण मिले हैं। फिर पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन और रूस आदि से तो जुड़ा ही हुआ था भारत।
रूस से फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे भी थल मार्ग से जुड़े थे। इस प्रकार हजारों वर्षों से भारत का थल मार्ग से और जल मार्ग से, दोनों ही मार्गों से इस संपूर्ण यूरोप से आना जाना था, क्योंकि वो भारतीय ही वहां जाते थे और कोई वहां था ही नहीं, जंगल थे। तो जैसे जैसे बार बार वहां, जैसे अंतिम जिसको वो हिम प्रलय की बात करते हैं, 10,000 वर्ष पहले हिम प्रलय शांत हुआ, यानी जो वहां जल प्लावन हुआ, हिमालय सब चारों ओर बर्फ ही बर्फ हो गई, वो फिर थमी, तो धीरे धीरे बर्फ पिघलना कुछ इलाकों में शुरू हुई, फिर दूसरे इलाकों में, उनकी अपन थोड़ी देर में या अगली सीरीज में बात करेंगे विस्तार से। तो धीरे धीरे वहां कुछ इलाके साफ हुए, है ना। लेकिन जो अभी हमें जानना है वो ये कि जिनको ये अचानक यूरोप कहने लगे हैं, उसमें से जैसे रोम कहते हैं और जिसे यूनान या यवन प्रांत कहते हैं, वो तो भारत के, यवन प्रांत भारत का अंग था और रोम भी भारत से जुड़ा था। सम्राट विक्रमादित्य जो हैं, उनकी सेनाएं वहां तक गई थी और एक बार वहां के शक राजा ने कुछ विरोध किया तो वो उनको परास्त करके ले आए, और जैसा भारतीय राजाओं का उदार चरित्र था वो उज्जैनी में लाए, उनको घुमाए, उन्होंने सब सिर झुका के कहा कि हम आपको नजराना भेंट देते रहेंगे, आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो भारतीय राजा तो यही करते थे, अच्छा अधीनता स्वीकार करते हो तो जाओ अपने ढंग से राज करो, समय समय पर भेंट नजराना देते रहना, अनुशासन में रहना, मर्यादा में रहना। ये इसका शिलालेख है, इसका बाकायदा अभिलेख है, और एक ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है, और उज्जैन में आज भी ये अभिलेख पाया जाता है। वो श्लोक है, यो रूम देशाधिपतिम शकेश्वरम जित्वा तुताम उज्जयिनीम आहवे पानीय संभ्राम विमोचत्यहो सविक्रमार्क खरु सत्य विक्रम। जो महान सम्राट विक्रमादित्य रोम देश के अधिपति शकेश्वर, शक राजा हैं, शकेश्वर को जीतकर उज्जैनी ले आए, और उज्जैनी में जब उन्होंने सब शर्तें मान ली तो नगर भ्रमण सबके सामने ये दिखा के कि इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली है, विमोच छोड़ दिया, उनका विमोचन कर दिया। ऐसे महान सम्राट विक्रमादित्य सचमुच उनका विक्रम सत्य है, उनका अद्वितीय विक्रम है ना। यो रूम देशाधिपतिम शकेश्वरम जित्वा तुताम उज्जैनीम आहवे पानीय संभ्राम्य विमोचयत्यहो सविक्रमार्का खरु सत्य विक्रम। तो ये जानना चाहिए। तो ये तो सब हमारे परिचित इलाके रहे। भारत के लिए इसमें से कोई इलाका परिचित तो नहीं रहा है। मुख्य बात यह है कि भरतवंशी ही इन सब जगहों में गए हैं, तो ये जानना चाहिए। दूसरा, जो इनमें जो कॉन्टिनेंटल यानी मुख्य यूरोप है, और जिसको इन्होंने, क्योंकि वहां तो कुछ था नहीं, जड़ता थी, जंगल था, स्वयं सचमुच बेचारे नंगे रहते थे, कपड़ा नहीं था तो पेड़ों की छाल पहनते थे। धीरे धीरे 10,000 वर्षों में पहली बार जब उनको सभ्यता का कुछ अंदाज हुआ, और कुछ यहाँ से भी लोग गए, मान लो यहाँ से भगाए गए या किसी कारण से गए, तो जब गए तो तरह तरह से कष्ट सहन करके वहां रह रहे थे। तो उन लोगों ने अपना काल्पनिक किस्सा गढ़ा है कि मूल यहाँ थे, फिर हम कपड़े की छाल पहनते थे वगैरह वगैरह। असल में वहां के ज्यादातर लोग जो हैं वो, कुछ तो मनुष्य सब जगह होते हैं तो अपने आप भी पैदा हो गए होंगे, जैसे कि चिंपांजी पैदा होता है, अन्य लोग भी पैदा होते हैं, कहीं भी किसी दुर्गम इलाके में, बर्फीले इलाके में भी पैदा हो ही जाता है मनुष्य। अब कौन गया होगा, कैसे होगा, इस पर अभी और खोज होना बाकी है। लेकिन अधिकांश लोग जिन्होंने वहां कुछ बस्तियां बनाई, बड़ी मेहनत करके खेती, जंगल को साफ करके खेती की आदि आदि, वो सब भरतवंशी लोग थे। अब इसका प्रमाण मिल गया है, और उन्होंने स्वयं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज ने पीपुल ऑफ यूरोप सीरीज शुरू की है। तो पीपुल ऑफ यूरोप सीरीज में बाकायदे एक एक जाति का, चाहे वो गोथ हो, चाहे हूण हो, मगयार हो, वाइकिंग हो, सबका पीपुल ऑफ द यूरोप सीरीज में उसका इतिहास खोजा गया है। और उसका परिणाम यह है कि वो सबको यही बताते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से आए। अब मध्य एशिया में से तो कोई मूल निवासी थे नहीं, मध्य एशिया तक तो भारत ही था, पहले यवन प्रांत तक भारत था। तो असल में तो वो भारत से ही गए, लेकिन अभी जब भारत प्रभुत्वशाली हो जाएगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, या और इनसे भी और उच्चतर तेजस्वी कोई शासक आया, या हो सकता है इनके ही जीवन काल में, केडिया जी तो कहती है कि इनके ही जीवन काल में हो जाएगा, हो सकता है, उनको बहुत सी अनुभूतियां होती हैं। तो फिर ये कहने लगेंगे, अभी वो सेंट्रल एशिया तक आए हैं। सेंट्रल एशिया में तो भारत, स्वयं इलियट ने मतलब बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, इलियट ने, टॉयनबी ने, अर्नल्ड टॉयनबी ने ये लिखा है
कि ये जो मध्य एशिया का क्षेत्र है ये मूलतः हजारों वर्षों तक संस्कृत भाषी क्षेत्र रहा है। तो ये तो हिंदू क्षेत्र है, हमारा ही वहां तक विस्तार था, तो ये लोग सब हमारे ही अंश है। लेकिन जो बात जानने की है वो ये है कि इसमें से जिनको इनके, ये तो वहां दुर्गम इलाके में कोई सभ्यता विकसित हो नहीं पाई, बहुत बाद में हुई है। फिर अपने को प्राचीन, अचानक इनको 18वीं शताब्दी के बाद लगा कि हम अपने को यूरोप कहें। इस पे हम अभी आगे और बताएंगे, प्रकाश डालेंगे। तो फिर यूरोप की कोई एक सभ्यता बतानी चाहिए, तो उसको बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, तो जो भारत के जुड़े हिस्से थे जैसे यवन प्रांत था, उसको इन्होंने कह दिया कि ये भी यूरोप है। लेकिन ये कब कहा है? ये 19वीं शताब्दी में, आज से लगभग 200 वर्ष पहले पहली बार कहा है। उसके पहले तो कभी उसको, यवन प्रांत को भारत, यूरोप इन्होंने कभी नहीं कहा था। 200 वर्ष पूर्व किसी भी यूरोपीय ने एक बार भी ये नहीं कहा था कि ग्रीस या एल गणराज्य या यवन प्रांत यूरोप का अंग है, तो वो भारत था। फिर उन्होंने उनके किस्से कर लिए कल्पना से कि वो ऐसे सिटी स्टेट थे। अब कोई एक ईसा से पहले का, 300-400 वर्ष पहले का जो ये बताते हैं, उसका कोई अभिलेख इनको नहीं मिला है, ना प्लेटो का, ना एरिस्टोटल का, ना साक्रेटिस का। अपने मन से कुछ कल्पनाएं गढ़ी, क्योंकि पहले तो चर्च में कहा गया कि खबरदार, अगर प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस किसी को पढ़ा तो तुम हीथन हो जाओगे, विधर्मी हो जाओगे, तुमको दंडित किया जाएगा। जब दुनिया में देखा कि काफी बड़ी सभ्यताएं हैं, तो इन्होंने सोचा हम भी अपने को पुराना दिखाएं, तो अचानक प्लेटो ने ये कहा है और एरिस्टोटल ने ये कहा, ये कहा जाता रहा। तो वो उस पे हम आगे और बताएंगे कि कैसे हमको, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने ज्यादा इस बात बार बार अपने वक्तव्यों में कहा है कि भारत के लोगों को यूरोप का कुछ भी लिखा पढ़ने के विषय में पहले सावधानी से देखना चाहिए, किसने लिखा है, कब लिखा है, लिखने का प्रयोजन क्या है, क्या उसमें कोई समकालीन साक्ष्य दिया है, या अचानक 19वीं शताब्दी ईस्वी में कुछ बोलने लगे, वो सब देखना चाहिए। तो वस्तुतः तो यवन प्रांत से, यानी जिसे ग्रीस कहते हैं, वो स्वयं यवन प्रांत के लोग अपने को एल गणराज्य कहते हैं, जो कि चंद्रवंशी क्षत्रिय थे एल, है ना, ययाति के वंशज थे, महाराज ययाति के। तो वो तो कभी यूरोप का अंग था नहीं। इसका एक कारण भी है, जलवायुगत कारण है। जलवायुगत कारण ये है कि इटली, जैसे अब रोम, ये बाद में कहने लगे, रोम का बड़ा प्रचार किया। रोम तो कोई राज्य नहीं था, रोम एक गांव था या कस्बा था। फिर धीरे धीरे वो फैले तो रोम का एक साम्राज्य उन्होंने बताया। तो साम्राज्य तो किस, अपने आप को रोम कहने वाले लोगों ने कहीं बनाया होगा, लेकिन वो कोई राष्ट्र नहीं था। रोम नाम का कोई राष्ट्र नहीं था, और इटली नाम 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी ईस्वी के बाद दिया गया है। फिलहाल अभी यही नाम प्रचलित है। तो ये जो इटली और ग्रीस में है, ये ग्रीस है, ये समशीतोष्ण कटिबंध है। जैसे भारत भी, उत्तरी भारत तो समशीतोष्ण कटिबंध में ही है ना, कर्क रेखा से ऊपर का जो भारत है वो तो समशीतोष्ण कटिबंध में है। और जबकि इंग्लैंड और अन्य उत्तरी यूरोपीय इलाके शीत कटिबंध में है। इसको जानना चाहिए। अब बहुत से शिक्षित भारतीय ये भी नहीं जानते, वो समझते हैं कि सब यूरोप है, लेकिन यूरोप का एक इलाका जो शीत कटिबंध में है, शीत कटिबंध में है, और एक इलाका है जो समशीतोष्ण कटिबंध में है, भारत की तरह। अगर तापमान का भी देखें तो ग्रीस और इटली का दक्षिणी क्षेत्र 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और भारत का उत्तरी क्षेत्र 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। यानी ये लगभग एक ही सीध में पड़ते हैं, इटली, उत्तरी भारत और रोम। मोटे तौर पर थोड़ा सा अंतर है। दक्षिणी इटली का गर्मी का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जो हमारे यहाँ भी थोड़ा गर्मी आ जाती है तभी होता है। और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो उत्तरी भारत का जो सर्दी का तापमान है उससे बहुत अधिक है। उत्तरी भारत में जब सर्दी पड़ती है तो कई बार तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आने लगा है, नहीं तो 8 से 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री तक ठंडी मानी जाती है। तो उससे तो जो वहां का गर्मी का इलाका है वो बहुत अधिक है ना। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक तालमेल है ऋतुओं का। इसी प्रकार ग्रीस का तापमान गर्मियों में 43 डिग्री तक हो जाता है, जो हमारे यहाँ भी काफी गर्मी माना जाता है। और इंग्लैंड का औसत तापमान तो इससे बिल्कुल भिन्न है। वो तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी में रहता है, और ठंड में -5, -7, -8, -10 डिग्री, -10, -5, -7 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है ना। और जबकि ग्रीस का तापमान शीत ऋतु में भी सामान्यतः 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता।
उत्तर भारत में भी शीत ऋतु का औसत जो है न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री ही होता है, कभी कभी 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री आता है। तो इससे स्पष्ट है कि ग्रीस के इलाके भारत के उत्तरी इलाकों की तुलना में थोड़ा गर्म ही हैं, कोई ठंडे नहीं। और ग्रीस का कोई भी नागरिक इंग्लैंड जाकर जलवायु की दृष्टि से कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, भारत आके वो सुख का ही अनुभव करेगा। तो ये सब जानना चाहिए, है ना। दूसरा ये जानना चाहिए कि ये जो इनके नाम हैं वो कैसे हैं, क्योंकि जिन्हें आज यूरोप में जर्मेनिक पीपल कहा जाता है वो वस्तुतः हूण लोग हैं, सूर्योपासक जो गौल लोग हैं। देखिए, जो एक तो मुख्य बात यह है कि इनके जो भी नाम है वो भूगोल सूचक हैं, क्योंकि स्वयं में ये कोई राष्ट्र नहीं थे, स्वयं में भी कोई इलाका नहीं थे, स्वयं में ये कोई जाति नहीं थे, है ना। तो ये लोग जो हैं क्योंकि भारत से ही गए, मूलतः भारतवंशी ही हैं, तो जो जिस इलाके में बस गया उसका नाम ले लिए। 19वीं शताब्दी ईस्वी के से पहले यहाँ के सभी समूहों के नाम स्थानीय पहचानों से जुड़े थे, यानी भौगोलिक पहचानों से। जैसे जो रोम नगर के निवासी हैं वो रोमन कहलाते हैं, या रोम कस्बे के निवासी। रोम कोई बड़ा नगर नहीं था। रोम वाले अपने उत्तर में जो इलाका था उसको गॉल कहते थे, जिसे अब फ्रांस कहा जाता है। गाल गाल के पहले उन्हें गाल कहा जाता था, फिर फ्रैंक कहा जाने लगा, है ना। और गोथ भी उन्हीं को कहने लगे। ये लगातार नाम बदलते हैं क्योंकि खुद किसी विषय में स्पष्ट नहीं है। गाल, गोथ, फ्रैंक ये सब एक ही उसके नाम है, वस्तुतः ये सब भारतीय हूणवंशी क्षत्रियों के वंशज। तो अब इसको वो छिपाते हैं, तो लेकिन अभी उन्होंने जो आधुनिक अध्ययन किया है उसमें यूरोप में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने ये कहा है कि हम तो मतलब ये कहा है कि यूरोप की 1/4 से अधिक जनसंख्या के जीन्स जो हैं चंगेज खान के जीन्स है। तो चंगेज खान क्या है? सनातन धर्मी हूण। तो वो कहने से बचते हैं। चंगेज खान के प्रताप का ध्यान है तो कहते हैं हम सब चंगेज खान। अब एक व्यक्ति के वंशज थोड़ी है आप। जो चंगेज खान के जीन्स थे वही हूण जाति के जीन्स थे। जो हूण जाति के थे वो वस्तुतः भारतवंशियों के ही जीन्स कहलाएंगे। तो ये जानना चाहिए। दूसरा हमको ये जानना चाहिए कि जैसा कि बहुत से लेखकों ने लिखा है, जिनमें नॉर्मन डेविस करके एक बड़े विद्वान है जिनकी पुस्तक ही है यूरोपीय हिस्ट्री, तो उन्होंने कहा है कि 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले देयर वाज नो यूरोप। यूरोप नाम की कोई वस्तु कहीं संसार में थी ही नहीं। वो इलाका था, उस इलाके के अलग अलग नाम थे। 19वीं शताब्दी ईस्वी में अचानक उन्होंने एक किस्सा गढ़ा कि यूरोपा नाम की एक राजकुमारी थी, वो उसको जेउस नाम के देवता भगाकर अपने इलाके में ले गए और उससे विवाह कर लिया। इसलिए तब से वो इलाका, वो जिब्राल्टर के आसपास का इलाका यूरोप कहा जाने लगा। लेकिन संपूर्ण इलाका जो अभी यूरोप कहा जाता है उसको तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक जाके मुश्किल से यूरोप कहा गया है, जिसमें अभी भी झगड़ा होता है। यूरोपीय यूनियन में सारे इलाके तो नहीं शामिल होते। शुरू में ये लोग रूस को यूरोप नहीं मानते थे, अभी भी बहुत से लोग रूस को यूरोप नहीं मानते हैं। और मुख्य बात यह है कि विश्व की मुख्य भाषाओं में इनको यूरोप नहीं कहा जाता। सबसे अधिक जिस नाम से इनका नाम मिलता जुलता है वो है पारसिक भाषा, क्योंकि पारसिकों का तुर्की तक वो था। पहले पारसिकों का तुर्की तक आधिपत्य था, फिर तुर्कों ने उनको भगाया और स्वयं तुर्क चले आए पारसिक तक। दोनों ही तुरुष्क वंश, तुर्की मतलब तुरुष्क वंशी, भरतवंशी तुरुष्क नामक क्षत्रिय। और जिन्हें पारसिक कहते हैं वो तो भारत में है ही। पारसिक जनपद का हमारा, तो पारसिक भी भारतीय क्षत्रिय है मूल रूप में, और तुर्क यानी तुरुष्क भी भारतीय क्षत्रिय है। तो पारसिक में इनको अवरूप कहा जाता था, जो संस्कृत के अवरूप का थोड़ा चालू शब्द है। अवरूप मतलब लगता है कि जो ज्यादा वहां लोग जाके रहे भरतवंशी ही थे, लेकिन थोड़ा चेहरा बिगड़ गया था बहुत ज्यादा ठंड के कारण, होता ना एकदम लाल लाल मुंह और जगह जगह तरह तरह के दाग आने लगे, तो इसलिए अवरूप कहा। अवरूप यानी जो थोड़ा बिगड़ा हुआ, थोड़ा सा हल्का विकृत रूप है, तो ये कहा कि ये अवरूप है। तो पारसिक भाषा में इनको अवरूप कहा जाता है, जो संस्कृत का ही नाम है। यानी इसका लगता है कि भारत के लोगों ने भी, हिंदुओं ने सबसे पहले इन्हें अवरूप कहा, जिनका रूप थोड़ा बिगड़ गया है। उसी अवरूप से यूरोप बना है। जहां तक तुर्की की बात है, तुर्की यद्यपि आजकल यूरोप का अंग माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, लेकिन तुर्की में इनको फिरंगिस्तान कहते हैं। अब ये फिरंगिस्तान नाम कैसे बना है?
फ्रांस के लोग अपने को फ्रैंक कहते थे, तो तुर्क लोग उनको फिरंग कहते थे, और उन्होंने चूंकि सबसे पहले फ्रैंक लोग वहां गए तो पूरे इलाके को ही फिरंगिस्तान कह दिया। फिर भारत में भी इसीलिए शुरू में सारे ही यूरोपियों को फिरंग कहा जाता, फिरंगी, फिरंगी आए हैं, फिरंगी आए हैं। तो ये क्या है, ये तुर्की भाषा का शब्द है, फिरंगिस्तान। और पानी लोग इसे अरेब कहते थे, तो अरेब से ही अरब बना। अरेब का अर्थ होता है सायंकालीन दिशा या पश्चिम दिशा। तो इसलिए ये जो अरब नाम है, ये भारत से चूंकि पश्चिम था, तो ये इनको भी अरेब कह रहे होंगे हम लोग, तो बाद में अरब शब्द चल गया। तो अरब शब्द जो है अरेब का, पणी लोग जो है भारतीय पणी, इनको अरेब कहते थे, अरेब से अरब बना। ये दिशा सूचक है कि पश्चिम दिशा में है। और अरबी में यूरोप को मगरिब कहते हैं, मगरिब का भी अर्थ है पश्चिम, यानी ये उनके भी पश्चिम में है ना, तो कह दिया कि ये मगरिब है, मशरिक और मगरिब है ना, तो ये मगरिब है। और यहूदियों की भाषा में इसे मारिब कहा जाता है। मारिब का अर्थ होता है घना अंधेरा, शाम का घना अंधेरा, यानी सूरज डूबने के बाद जो स्थिति होती है, तो इनको वो मानते थे कि ये पश्चिम, सूरज डूब जाता है वो इलाका है, तो सभी लोग इनको पश्चिम उस अर्थ में कहते थे यूरोप को। फिर वो अपने अपने ढंग से कहते थे। भारत के लोग इसको, पारसी के लोग इसको औरेब कहते थे। तो औरेब का अर्थ है सायंकालीन दिशा, वो दिशा जहां सूरज डूबता है। तो जैसा हमने बताया कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में तो इनका वही था, भौगोलिक ढंग से नाम था जो जहां बस गया। अब इसमें ये जानना चाहिए कि चंगेज खान जो है वो स्वयं एक हूण हूण सम्राट थे, जो कि सनातन धर्मी भरतवंशी क्षत्रिय हैं हूण, और बहुत ही प्रतापी थे। उनका मुसलमान, खान शब्द से मत मानिए, यूरोप में जो लोग गए वो भरतवंशी तुरुष्क और हूण लोग थे। और हूणों ने, मंगोलों ने, बाद में वो मंगोलिया में रहने के कारण मंगोल कहलाए, वो अपने नाम के साथ जो शब्द लगाते थे उसको यूरोपीय लोग कभी कान कहते हैं, कभी खान कहते हैं, अलग अलग शब्द चलता है। और उसका भारत में भी बहुत से वहां के वंशज हैं, हुड़ क्षत्रिय हैं, वो अपने नाम में खान ही लगाते हैं, रामचंद्र खान आदि। जिन्हें आज यूरोप में जर्मेनिक पीपुल कहा जाता है, वो भी हूण ही है। गाल लोग ने उन्हें जर्मेन कहा। जर्मेन का अर्थ होता है थोड़ा कम सभ्य। अपने आप को, फ्रांस के लोग अपने आप को बहुत सभ्य मानते हैं ना, तो इनको कह दिया गॉल, फ्रैंक सब बताया मैंने, एक ही है। तो गॉलों ने इन्हें कहा जर्मेन है। कुछ लोग तो बर्बर भी कहते थे। और केल्ट लोग भी, वहां केल्ट लोग भी भरतवंशी क्षत्रिय हैं और सूर्योपासक हैं सभी केल्ट। केल्ट नेशंस जो नाम दिया गया इन सूर्योपासक लोगों को, ये तो 17वीं शताब्दी ईस्वी में ऑक्सफोर्ड के एक म्यूजियम के एक दफ्तरी, जॉर्ज बुकानन ने, जो कि म्यूजियम में दफ्तरी था, उसको कुछ नाम नहीं सूझा तो उसने केल्ट कह दिया। अब ऐसे चलता है जैसे केल्ट पता नहीं कब से, ये इनका प्राचीन नाम नहीं। तो सारे ही नाम जो यूरोपीय लोगों ने अपने और दूसरे लोगों के समुदायों के रखे हैं, वो अनुमान पर आधारित हैं, या कभी कोई दिशा सूचक है, कभी कोई स्थान सूचक है। तो 19वीं शताब्दी ईस्वी से इंग्लैंड, ब्रिटानी, वेल्स और स्कॉटिश लोगों के कतिपय समूहों ने स्वयं को केल्ट कहना शुरू किया, जो कि एक सूर्योपासक समूह है ना। असल बात क्या है कि 18वीं 19वीं शताब्दी से पहली बार ईसाई समाजों के जो थोड़े मेधावी लोग थे, उन्होंने दुनिया को जानना शुरू किया। उसके पहले तो वो भटक रहे थे रोजी रोटी की तलाश में, बहुत ही कंगाली, भुखमरी, दरिद्रता आदि थी, जिस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। तो फिर वो क्या किया कि जो कि वो स्वयं छोटे छोटे समूहों में रहते थे, हटमंड से दूर दूर, कोई बड़ा 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 जन समूह उन्होंने कभी देखा ही नहीं था पहले। तो इसलिए क्या है, वो दुनिया में भी जो भी लोग मिले, उनके 1000-2000 लोगों के किसी एक समूह को एक नाम दे दें। तो यूरोपियों के द्वारा दिए गए नाम को जो लोग भारत में प्रामाणिक मानकर और इतिहास लिखते हैं या पढ़ते हैं, वो महामूर्ख हैं, क्योंकि यूरोप के लोगों के पास तो कोई कुछ ज्ञान ही नहीं था किसी भी विषय का। पहले जो भी ज्ञान है वो पिछले 100-150 साल में विकसित हुआ है दुनिया के संपर्क में आके ज्यादातर। तो वो तो कुछ भी कह देते हैं, तो उनके कहे के शब्द को नहीं मानना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे कहना शुरू किया किसी को। लेकिन जो
प्रमाण है वो भारतीय सम्राट रुरु थे। रुरु के वंशज उत्तरी चीनी क्षेत्र में शासन कर रहे थे, भारतीय सम्राट रुरु के वंशज। तो जब वो इनके संपर्क में आए तो मंगोल में भी उनका फैलाव था, तो उन्होंने उनको रूरेन मंगोल कहना शुरू कर दिया। रूरेन मतलब रुरु के वंशज मंगोल। बाद में शायद क्योंकि वो दूरस्थ इलाकों में रहते थे तो उसी से रूरल शब्द बन गया है, ग्रामीण। मंगोलिया में फैले हूणों को मंगोल कहना शुरू कर दिया, हंगरी के हूणों को हूण कहने लगे। लेकिन रूरन या रुरुवंशी, हूण, मंगोल, गोथ आदि सभी नाम मूलतः हूण क्षत्रियों के ही, जो कि भरतवंशी क्षत्रिय। इन्हें ही अलग अलग स्थानों के अनुसार बंडाल, मगयार, वाइकिंग आदि भी कहा गया है। ये सब एक ही समूह के हैं और वो हूणों और मंगोलों के अलग अलग वंशज हैं। और इन सब की उपाधि प्राय खान होती थी, जैसे अंग्रेजी में कहीं खगान कहा जाता है, कहीं खान, कहीं काम। तो ये जानना चाहिए कि ये इनकी स्थिति है। एक दूसरी चीज जो जानने की है, बाकी सब तो हम और विस्तार से बताएंगे, कि ठंडी जलवायु के कारण अधिकांश यूरोपीय लोगों की त्वचा सूखी और भूरी होती है, इसलिए उनको अवरूप कहा गया। अपनी सूखी भूरी त्वचा और लालिमा की अधिकता वाले मुंह के कारण तथा कई इलाकों में सुनहरे बाल और नीली आंखों के कारण इनकी पहचान अवरूप अवरूप यानी जिनका रूप थोड़ा बिगड़ गया है उस रूप में होती रही। और उन्हें अन्य क्षेत्रों के लोग मानते रहे कि भाई इनसे जरा दूरी बना के रखो, है ना। इसीलिए इन लोगों ने डीएनए आदि की बात शुरू की और अपने आप को हूणों के डीएनए से जोड़ा। मुख्य बात यह है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, ईसा पूर्व 3000 से पहले 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक किसी भी प्रकार की सभ्यता इस इलाके में नहीं थी। इसीलिए वो सारे संसार के आदिम पूर्वज बताते हैं उनको, जो चिंपांजी के वंशज हैं, बंदर के हैं या नंगे रहते थे, क्योंकि उन्होंने यही देखा अपने यहाँ। तो यूरोप का जो केंद्रीय क्षेत्र है उसके लोगों को अभी कभी स्लाव कहते हैं, कभी बाल्ट, कभी इटैलिक, केल्ट, लैटिन, जर्मेनिक आदि कहते हैं। तो ये जानना चाहिए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जानने को योग्य है कि स्वयं यवन प्रांत और रोम, जो कि गर्म इलाके हैं, इनको छोड़ दें तो जिसे कॉन्टिनेंटल यूरोप कहते हैं, वो लोग, उनकी नियति है परावलंबन, क्योंकि उनके यहाँ कुछ होता ही नहीं है ना। शीत की अधिकता के कारण अन्नों और फलों की दृष्टि से अतिशय विपन्न क्षेत्र है। मेवे और मसालों की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते। न वहां कभी गन्ना हो सकता, न कपास। इसलिए अपने जीवन के लिए वो लोग एशिया, अफ्रीका और अमेरिका पर निर्भर है। इस प्रकार परावलंबन यूरोप की नियति है। ये एक आंतरिक दैन्य है यूरोप के लोगों में, जिसे वो जानते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं कि भारत जैसे जो भी वैभवशाली समाज है, वहां वो कोशिश करते हैं कि हमारा कोई सेवक या हमारे कोई एजेंट ही शासक हो, ताकि वो हमको सुविधापूर्ण शर्तों में सामान देता रहे, फल, मसाले, अन्य व्यापारिक, और इस तरह से हमारे साथ व्यापार विनिमय में वो शर्तें माने जिससे हमको लाभ हो, हमारा धन बढ़ता रहे, है ना। क्योंकि भोजन, वस्त्र, मेवे, मसाले, फल आदि सबकी अबाध आपूर्ति यूरोप को तभी हो सकती है जब भारत से और अमेरिका से और अफ्रीका से उन्हें ये सब मिलते रहे। स्वयं यूरोप में तो होता नहीं, गन्ना कभी नहीं होता, कपास नहीं होता था। आप कहीं बहुत जरा से इलाके में होता है तो वो तो माना नहीं जाएगा। लेकिन सूती वस्त्र तो यूरोप के मुख्य यूरोपीय लोग जानते ही नहीं थे। कॉन्टिनेंटल यूरोप के लोग चीनी नहीं जानते थे, है ना, कॉफी नहीं जानते थे, चाय नहीं जानते थे। जितने मसाले हमारे यहाँ होते हैं, काली मिर्च, डोड़ा, इलायची, दुनिया भर का तेज पत्ता, कुछ भी नहीं जानते थे। तो मिर्च, मसाले, मेवा, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ये कुछ नहीं, केवल ऊनी मोटे कपड़े जानते थे। तो इसलिए इनको क्या है, वस्तुतः परावलंबन यूरोप की नियति है। इसको छिपाने के लिए उन्होंने डेवलपमेंट का, विकास का एक काल्पनिक पूरा इंडेक्स और काल्पनिक जाल रचा। और फिर वो ये बताते हैं कि भारत का विकास या ऐसे जो भी अन्य देश हैं समृद्ध, वैभवशाली, वो कहते हैं आपका विकास तो हमारे ऊपर ही निर्भर है। यानी उल्टा, हमारा जीवन तुम पर निर्भर है। ये कृतज्ञता व्यक्त करना उनके स्वभाव में नहीं है, कृतज्ञता उनका स्वभाव है। तो कुछ लोग हैं वहां ऐसे भी जो आप समझ रहे हैं,
बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं, अच्छे वैज्ञानिक और विद्वान, वो कहते हैं कि भाई सनातन धर्म ही हमारी नियति है। लेकिन सामान्यतः जब उनके लोग आगे बढ़े दुनिया में लूट खसोट के द्वारा, तो वो रजोगुणी और तमोगुणी लोग थे, तो उनमें कृतज्ञता नहीं थी। तो उन्होंने इसको छिपाने के लिए कि हम आप पर निर्भर हैं, ये बताया कि देखो हम तुमको विकसित करेंगे, हमसे ये कर्जा लो, हमसे वो कर्जा लो, जबकि वो लूट के माल से ही उनकी ये स्थिति हुई थी, है ना? तो सत्य क्या है कि यूरोप एक विकासशील समाज है, जो दुनिया से लूट के बल पर धीरे धीरे विकसित हुआ है। लूट के बाद अब उसको ये समझ में आया कि ये लूट अनंत काल तक नहीं चलेगी, तो थोड़ा सभ्यतापूर्ण तरीके से और थोड़ा बौद्धिक दांव पेंच और व्यापारिक छल आदि के द्वारा अपने को टिकाए रखना चाहता है। तो यूरोप क्या है? विकासशील समाज है, डेवलपिंग सोसाइटी। और भारत जैसे देश अति उन्नत समाज है, जो कभी कभी गलत शासन आने के कारण क्षयशील हो जाते हैं, डिकेडेंट सोसाइटी हो जाते हैं। इसको जानना चाहिए, भारत को विकासशील नहीं कहना चाहिए ये। तो अपने अपनी असहायता और अपने दैन्य को छिपाने के लिए यूरोप के लोगों ने सारी बुद्धि लगा दी है। अब कुछ चीजें और भी जाननी चाहिए। संपूर्ण यूरोप का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 100 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो प्राचीन भारत था, जिसे स्वयं वो लोग कहते हैं कि मध्य एशिया से और म्यांमार और उधर जापान तक फैला हुआ था, उसका उस समय क्षेत्रफल तो बहुत अधिक था, 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। लेकिन अगर आप ठीक 1947 के थोड़ा पहले या 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक देखें, 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में जिस हिस्से को भारत कहा जा रहा था, जिसमें तिब्बत, नेपाल, म्यांमार आदि सब आते थे, लंका, और ये भारत का पूरा हिस्सा जो 1947 में गांधी नेहरू ने दे दिया है किसी मजहबी उग्रवाद को, तो ये सब तो 105 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा तो हम 20वीं शताब्दी ईस्वी में थे। तो यूरोप के बराबर तो भारत 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में था, और पहले तो भारत यूरोप से बहुत बड़ा था। ठीक है, तो इसको जानना चाहिए। अविभाजित भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग उतना ही था जितना संपूर्ण यूरोप का क्षेत्र है। और ये जो यूरोप का जो क्षेत्र है उसके बारे में ये जानना चाहिए कि वो तो रूस को मिला के है ना, रूस को तो ये ठीक से कभी मानते ही नहीं। तो जो रूस को अगर हटा दें, रूस, यूक्रेन जो सब अभी हुए हैं, और फिर अजरबैजान, कजाकिस्तान जो पहले भारत का ही अंग थे, इनको हटा दें तो जो अभी शेष यूरोप है वो तो मुश्किल से 40 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विभाजित भारत के बराबर है, अगर आप उसे हटा दें, रूस को, यूक्रेन को और जो भी वो। तो ये जानना चाहिए, है ना। अगर आप इसे नहीं जानेंगे तो कितने भ्रम में पड़ेंगे। तो भारत, तो फिर इंग्लैंड का क्षेत्रफल कितना था? इंग्लैंड जो पहले उस समय इंग्लैंड था 18वीं शताब्दी में, अभी भी इंग्लैंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? इंग्लैंड का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन उस समय तो इंग्लैंड का कुल क्षेत्रफल, अब तो फिर यूके हो गया है, यूके का काफी इससे ज्यादा है, लेकिन मूल इंग्लैंड जो था, जिसमें स्कॉटलैंड भी नहीं था, आयरलैंड भी नहीं था, उसका क्षेत्रफल तो बहुत कम था, लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर। तो जो उस समय का पुराना भारत था वो तो 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर था, लेकिन अगर उसके कम का भी करें तो 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर तो 20वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में था। 40 लाख वर्ग किलोमीटर तो भारत अभी है, जो कि इससे डबल, कोई भी देख सकता है कितना बड़ा हिस्सा हमारा। तो जो इंग्लैंड है ना, वो तो उस समय का इंग्लैंड, जब ये लोग पहली बार भारत आए, जो कि अनेक राज्यों में बटा हुआ था, 20 राज्य थे वहां छोटे छोटे, लेकिन उसको मिला के भी उस समय का इंग्लैंड उस समय के भारत से 1/100 था। उस समय का भारत, 17वीं 18वीं शताब्दी का भारत, जो विशाल भारत था, वो उस समय के इंग्लैंड से 100 गुना बड़ा था। इसको एक जानना चाहिए। अगर इसे नहीं जानेंगे तो आप मूर्खों की तरह, जो कि हमारे कई बार बड़े बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री आदि भी बोलते रहते हैं, गुलाम गुलाम, तो इसको सही नहीं जानने से अज्ञान। मतलब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी जागीरें होती हैं, छोटी छोटी जागीरें, चरखारी होगी, पन्ना होगी, दतिया होगी, और भी हैं, देवास आदि हैं। इसी तरह का इंग्लैंड समझिए, छोटा सा एक राज्य के, और जो यहाँ आए थे वो राज्य तो आया नहीं था, राज्य तो 1857 में आया है। तो एक छोटे से किसी इलाके के थोड़े से व्यापारी आए। अब इसको अगर नहीं जानोगे तो कैसा झूठ रचा गया है। कुछ लोग तो जो बड़े अपने आप को देशभक्त मानते हैं, बड़े सुंदर भाषण देते हैं। एक युवक और था जो काफी अच्छा भाषण देता था, देश में बहुत लोकप्रिय था।
उसका दुर्भाग्यवश अचानक देहांत हो गया, हमसे परिचय तो था उसका। तो बाद में हमने प्रयास किया था कि उन्हें सत्य बताएं, लेकिन फिर वो चले गए। तो 200 वर्षों से गुलाम, 500 वर्षों से गुलाम, मैंने आपको पता ही नहीं है कि आप कह क्या रहे हैं। इंग्लैंड जो 18वीं शताब्दी का जैसा इंग्लैंड था, उससे 100 गुना 18वीं शताब्दी का भारत था। तो और जो लोग यहाँ आए वो इंग्लैंड स्टेट नहीं आया था, शासन नहीं आया था, उसके कुछ बहुत ही मामूली किस्म के व्यापारी आए थे, जो हमारे एक एक इलाके में उससे बड़े व्यापारी रहते थे, जिनका हम आर्थिक विषय पर चर्चा करेंगे तो फिर बताएंगे। जगत सेठ यहाँ रहते थे, जो एक हुंडी से ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा माल खरीद लेते थे। वीर जी भाई वो सूरत में थे ऐसे, और बहुत से जगत सेठ थे, माणिक चंद थे, बहुत से जगत सेठ थे। एक तो जगत सेठ बंगाल में थे ही, जिन्होंने क्लाइव जो उस समय का वहां का मुसलमान जागीरदार था, उसने उनकी बहू के प्रति थोड़ी खराब नजर की, तो उन्होंने क्लाइव को उकसा दिया, ले कितना पैसा चाहिए तू जरा जा लड़। तो क्लाइव ने कहा हमारे पास सेना नहीं, उनका फिक्र मत कर, मैं उधर की सेना को तेरी तरफ कर दूंगा। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ है, उसमें कोई खून खराबा तो हुआ ही नहीं, 2 या 3 लोग थोड़ा सा मारे गए, बाकी सारी पलटन आके इधर आ गई। तो क्लाइव थोड़ी उसमें जीते, उसमें तो जगत सेठ की जीत थी, और मुसलमान का मुस्लिम सेना उधर से छोड़ के इधर आ गई थी। दो मुस्लिम मुस्लिम सेना भी नहीं थी उसमें, मुसलमान हिंदू दोनों थे। जो मीर कासिम और मीर जाफर की जो लड़ाई है, उसमें मीर कासिम जिस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, और मीर जाफर का, दोनों और हिंदू मुसलमान दोनों ही थे, और फिर वो पूरी सेना जगत सेठ के इशारे पे इधर आ गई थी। तो उसमें क्लाइव की क्या करतूत है, उसको तो साधारण तलवार चलाना आता था, कोई खास वीरता तो थी नहीं। लेकिन ऐसा झूठा क्लाइव प्लासी का युद्ध जीता। भाई प्लासी का तो युद्ध उस अर्थ में हुआ ही नहीं, कोई प्लासी का युद्ध नहीं हुआ, प्लासी के युद्ध का नाटक हुआ, प्रहसन हुआ। तो ये सब हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग थे, ये जानना चाहिए थोड़ा। अभी उस आर्थिक स्थिति पर बाद में बात करेंगे। मुख्य बात यह है कि इंग्लैंड के जो लोग आए थे, उनकी हैसियत को समझना चाहिए। और वो यहाँ किसी बड़ी योजना से आए थे, वो तो अपनी भुखमरी, कंगाली, दरिद्रता दूर करने के लिए आए थे। उनको योजना से बताना, फिर उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता से भारत को जीत लिया, तो ये सब बंद कर देना चाहिए। बहुत ही दयनीय अज्ञान है। तो जब तक हम जानेंगे नहीं, काहे कितना बड़ा तो बिद्दी सा इंग्लैंड था उस समय, बाद में फिर आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इन सबको जोड़ के, वेल्स वगैरह को जोड़ के हुआ है, यूके हुआ है। यूके होने पर भी उसका क्या क्षेत्रफल है, बहुत कम है भारत से। और यूके बनने पर भी कुल 5 करोड़ जनसंख्या है, जब हम 150 करोड़ होने जा रहे हैं, 30 करोड़, तो हम आज उनसे बड़े हैं। उस समय तो हम उनसे 100 गुना बड़े थे, जनसंख्या में भी, बल में भी, सेना में भी, धन में भी। और जो यहाँ वो आए, उस पर आगे बात करेंगे कि वस्तुतः वो तो हमारे लोगों ने ही बुलाया, हमारे लोगों ने ही उनका शासन चलाया। वो एक राजनीतिक दृष्टि से मूर्खता, आधुनिक दृष्टि से कही जाएगी, लेकिन उस समय वही चल रहा था। तो पहले सत्य को जानिए, और ये भी जानिए कि उस समय उनकी स्थिति क्या थी। यूरोप के इन देशों में 18वीं शताब्दी ईस्वी तक लगभग 90% क्षेत्र घने जंगलों से ढका रहता था। भूमध्य सागर से आर्कटिक महासागर तक जंगल फैले हुए थे। 19वीं शताब्दी में यहाँ जंगलों का महाविनाश शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में फिर आते आते इस पर हाहाकार मच गया, और फिर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किए गए। परंतु ये कृत्रिम वन मूल वनों का स्थान नहीं ले सकते। भारत में भी इन्होंने कोशिश की कि यहाँ के मूल वन नष्ट कर दिए जाएं और कृत्रिम वन लगाए जाएं। बहुत से हमारे कांग्रेस के मंत्रियों ने, अब हो सकता है आजकल भाजपा वाले भी कर रहे हो, तो ये पाप है मूल वनों को नष्ट करके फिर कृत्रिम वन लगाने की। आप एक क्षेत्र चिन्हित कर लीजिए, कितनी लकड़ी आपको चाहिए और क्यों चाहिए, और उस हिसाब से नियंत्रण करना चाहिए। तो जो कृत्रिम वन है, उनमें वृक्ष, वनस्पति और वन्य जीव व पशु पक्षियों की संख्या मूल वनों की तुलना में बहुत कम है। तो वैसे भी यूरोपीय क्षेत्र में थोड़े से ही जानवर पाए जाते हैं। भारत के जैसे विशद विशद संख्या में जानवर वहां नहीं है। भालू, भेड़िया, जंगली बिल्लियां, लोमड़ी, गीदड़, खरगोश, शाही, सर्प, अजगर, बस यही जंगलों में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो हजारों हजार किस्म के जीव पाए जाते हैं। पक्षियों में वहां उल्लू, बाज और कुछ अन्य चिड़ियां होती हैं। पहाड़ों में हिरण आदि भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितने प्रकार के पशु हैं, चौपाए भी, और फिर ये सरीसृप भी, रेंगने वाले भी, उड़ने वाले भी, पशु पक्षी जितने प्रकार के हैं,
वो तो वहां नहीं होते। तो ये जानना चाहिए कि यूरोप है क्या और वस्तुतः उसकी हैसियत क्या है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो बड़े बड़े लोग बस यही, हम तो गुलाम रहे, हम तो सैकड़ों वर्ष गुलाम रहे। तो पहले थोड़ा सत्य को जानिए, और इस सत्य को न जानने से ही ये संभव हुआ है कि यूरोप के जो लोग कभी किसी बड़े राज्य पर, बड़े इलाके पर शासन नहीं किए। स्वयं भारत में, आधे भारत में 1858 में पहली बार ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ और 1947 में उन्हें जाना पड़ा। उसी स्टेट के स्ट्रक्चर की, उसी राज्य की संरचना की नकल जवाहरलाल आदि ने और अभी वर्तमान के सब लोगों ने जो भारत में कर रखी है, ये बहुत समस्याएं पैदा करेगी। इसलिए राज्य की रचना को, राज्य की भारतीय रचना को, राज्य की भारतीय परंपरा को, बड़े बड़े राज्य यहाँ कैसे शताब्दियों चले हैं, उनकी क्या संरचना थी, उनके भीतरी संरचना क्या थी, समाज से उनका संबंध क्या था, प्रजा से शासकों का, राजन्य वर्ग, ये सब जानना आवश्यक है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक यूरोपीय स्ट्रक्चर्स के सम्मोहित अंग बने रहेंगे और वो स्ट्रक्चर आप में तरह तरह के विप्लव, विग्रह, कलह और विनाश का कारण बनेगा। भारत को यदि एक रखना है तो भारत की वास्तविक शक्ति और वर्तमान की वास्तविक सीमाएं भी जाननी चाहिए कि कैसे केवल झूठे प्रोपेगेंडा के अधीन भारत के विषय में मिथ्या आत्मग्लानि और हिंसा, दैन्य, ये सब भर दिया गया है। इससे अगर हम मुक्त नहीं होंगे तो हमें वो आत्मगौरव नहीं आएगा। जिन क्षेत्रों में हमारे जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री इन सब चीजों में कई हीनताओं से मुक्त हैं, तो देखिए उनमें क्या आत्मविश्वास है, कितना आत्मगौरव है। लेकिन जो हमारा व्यापक शिक्षित समाज है और जो अभी भी शिक्षा चल रही है, वो स्वयं प्रधानमंत्री कह देते हैं कि हम 150 वर्ष, 200 वर्ष गुलाम रहे अंग्रेजों के। झूठ है। तो आज हमने यूरोप की बात बताई, अभी थोड़ा यूरोप के विषय में और बताएंगे और फिर आगे चल के इंग्लैंड पर आ जाएंगे कि इंग्लैंड का वस्तुतः भारत से अंतःक्रिया क्या रही है। इसके पहले मुस्लिम पर केडिया जी ने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में बात कही है, उनको ध्यान से सुनिए। आपस में चर्चा करनी हुई तो बहुत संकेत में करेंगे, लेकिन मुख्यतः है अंग्रेजों के विषय में कि उनकी क्या ताकत थी, जब आए थे तो वो कौन लोग थे, उनकी हैसियत क्या थी, इस सब को जानना चाहिए। अन्यथा अच्छी अच्छी भावना वाले युवक और युवतियां भी छाती पीटते हैं, हाय हाय हमको अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया। तथ्य को जानिए, सत्य को जानिए और ये इनके द्वारा फैलाई हुई धारणाएं और प्रोपेगेंडा से मुक्त हो जाइए। उसके लिए ये सीरीज शुरू की गई है और आज हमने बहुत संक्षेप में बताया है ना। क्योंकि वस्तुतः है जिसे यूरोपीय प्रायद्वीप मुख्यतः कहा जाता है, वो जैसा नॉर्मन डेविस ने कहा है, वो 57.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ना। जो एशिया महाद्वीप का एक चौथाई, अफ्रीका का एक तिहाई है और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में से प्रत्येक के आधे भाग के बराबर है। तो ये जो है, इसमें बहुत सारी खाड़ियां हैं और अनेक द्वीप समूह हैं, कोई व्यवस्थित इलाका नहीं है। इस पर अगली बार इनकी अभी भौगोलिक स्थिति पर पूरी चर्चा नहीं हो पाई है, कैसा उबड़ खाबड़ इलाका है, कैसे आवागमन कठिन है, कैसे वहाँ की नदियां जो हैं उनमें बहुत ही तेज बहाव है, जिसके कारण वो किसी भी परिवहन के काम नहीं आती। थोड़े थोड़े जरा जरा से इलाकों में परिवहन की सुविधा है। आज कितनी कठिनाइयां, यूरोप का जीवन कैसी भयंकर कठिनाइयों से भरा हुआ है, कैसी विपत्ति, विपदा और अभाव से भरा हुआ है, और कैसे अपने अभाव को ढकने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और उस मेहनत में सबसे ज्यादा मेहनत प्रोपेगेंडा की है। और भारत के विषय में तो खासकर उन्होंने जबरदस्त प्रोपेगेंडा के द्वारा झूठ फैलाया है, ताकि भारत में ऐसे ही लोग शासन में आए जो हमसे दबे रहें और हमसे हमारी शर्तों पर व्यापार स्वीकार करें और हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे रहन सहन, हमारे रीति रिवाज, हमारे स्ट्रक्चर, हमारी राज्य की संरचनाएं, हमारी राज्य की संस्थाओं को ही अपनाएं। क्योंकि अगर वो भारतीय संरचनाओं को अपना लिए तो भारत फिर से अत्यंत वैभवशाली समाज और राज्य हो जाएगा। तो भारत के भव्य भविष्य से भयभीत हो अंग्रेजों ने तथा अन्य कतिपय यूरोपीय प्रबुद्ध समूहों ने एक झूठे प्रोपेगेंडा के द्वारा हिंदुओं में हीनता भरने की कोशिश की है और अपने विषय में झूठा महिमा गान, गौरव गान किया है। उन दोनों से परे सत्य को जानना चाहिए। उस सत्य को जानने के लिए ही हमने ये श्रृंखला शुरू की है। इसको सुनते रहिए और आगे आपको जानकारी मिलेगी। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।